हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर मैं आरपी सर आपका स्वागत करता हूं। आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 चल रहा है, महामारी चल रही है, जिस कारण से लिब्रस क्लासेस के द्वारा सुपर टेट और सी टेट की ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। सुपर टेट की क्लास में मैं आरपी सर आपको पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का जो टॉपिक है जीएस का, उसमें मैं जियोग्राफी भूगोल पढ़ा रहा हूं। और पिछले वीडियो में मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई थी सिलेबस के अनुसार। जो टॉपिक सिलेबस में दिया है उसको मैं टच कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो दूसरा टॉपिक है, उसमें नदियाँ। क्या है? नदियाँ। टॉपिक का नाम है नदियाँ। नदियाँ। तो नदियाँ पढ़ने के लिए डायरेक्ट हम नदियों में ना आते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं। एक टॉपिक होता है ज्योग्राफी का, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत में नदी तंत्र या अपवाह तंत्र। अपवाह क्या होता है? प्रश्न उठता है आपके मन में, आप पढ़े रहे होंगे, जान भी रहे होंगे अपवाह का क्या अर्थ होता है। अपवाह का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवाह। ऐसा प्रवाह जो धरातल से हो। कैसा हो? धरातल से हो। अर्थात अपवाह का प्राय है जलधाराओं। कौन? जलधाराओं। कौन? जलधाराओं तथा नदियों द्वारा। जलधाराओं तथा नदियों द्वारा। किसके द्वारा? नदियों द्वारा जल के धरातली प्रवाह से है। जल के धरातली प्रवाह से है। किससे है? जल के धरातली प्रवाह से है। किसे? जलधाराओं। देखिए आया ना, नदियों द्वारा जल के धरातली प्रवाह से। अर्थात जब कोई जलधारा, झरना, झील, जहाँ से भी आ रहा हो, समुद्र तल से ऊपर जैसे पर्वत से गिर रहा हो तो जलधारा हुई, झरना से आ रहा है, या कोई जल का स्रोत हो। और नदियों द्वारा जब जल धरातल पर आता है और यहाँ से प्रवाहित होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। और आप सब जान रहे हैं कि भारत नदियों का देश है। क्या है? भारत नदियों का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नदियाँ और लगभग 4000 से अधिक नदियों का उल्लेख भारत में मिलता है हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी। और नदियों का, कई नदियों का आप देखेंगे तो धार्मिक मान्यता भी है। तो वो सब तो मिलता है, लेकिन हमारे के यहाँ अपवाह तंत्र को, नदी तंत्र को, जो धरातली अपवाह से होता है, प्रवाह से होता है, उसे दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी। कौन? हिमालयी अपवाह तंत्र। कौन तंत्र? हिमालयी अपवाह तंत्र। और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। अपवाह मतलब हिमालयी अपवाह तंत्र, हिमालय और उसके इर्द गिर्द से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, जो उद्गम होता है नदियों का, वो हिमालय या उसके इर्द गिर्द से निकलेंगी तो उसे हम लोग कहते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र? हिमालयी अपवाह तंत्र। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जो पठारी नदियां हैं, जो प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती हैं, उनको हम लोग किस में रखते हैं? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। तो हम लोग एक एक को देखेंगे। तो हिमालयी अपवाह तंत्र बाद में आया। कब आया? बाद में आया। उससे पहले क्या था? प्रायद्वीपीय नदियां पहले से ही थी, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति तो बाद में हुई। तो क्या हिमालय के उत्पत्ति के पहले नदियां नहीं थीं?
प्रश्न ये उठता है कि क्या हिमालय की उत्पत्ति के पहले क्या हिमालय की तरह नदियां नहीं थी उधर? तो आंसर होगा थी। अर्थात हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व भी नदियां थीं, और हिमालय के उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में मानसरोवर झील, अर्थात तिब्बत के मानसरोवर झील या मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली सिंधु सतलज, ध्यान से देखिएगा, सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र, कौन नदी? ब्रह्मपुत्र नदियां, सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर से निकलती थी। कौन कौन? सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां कहाँ गिरती थी? टीथिस सागर में गिरती थी। किस में गिरती थी? टीथिस भू सन्नति में गिरती थी। किस में गिरती थी? टीथिस भू सन्नति में, अर्थात एक सागर था, टीथिस भू सन्नति में गिरती थी। तो ये नदियां थी। तो अब प्रश्न उठता है टीथिस भू सन्नत क्या है? कहाँ गया टीथिस भू सन्नत? तो अब आपको बता दें, आज टीथिस भू सन्नत जहाँ पहले था, आज वहीं हिमालय है। क्या है? हिमालय है। अर्थात हिमालय से पहले, चूँकि आप आगे पर्वत ही पढ़ना है इसलिए हिमालय को भी देख लें। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो क्योंकि आपने देखा कि नदियां तो टीथिस सागर में गिर जाती थी, तो देख लीजिए एक सागर था, कौन? टीथिस सागर, ठीक, टीथिस सागर। और इसके दोनों तरफ दो प्लेटें थी। एक तरफ यूरेशियन प्लेट, कौन? यूरेशियन प्लेट, और दूसरा तरफ एशियन प्लेट, कौन? एशियन प्लेट। अब क्या है, इसको कहते थे हम लोग अंगारा लैंड। कौन लैंड? इसको किस नाम से था? अंगारा लैंड। इसको कहा जाता था गोंडवाना लैंड। कौन लैंड? गोंडवाना लैंड। तो होता क्या था कि इसमें नदियां आकर के उत्तर प्रवाहित होती थीं, या जो भी नदियां आती थी सागर में गिरती थी। मलबे आते थे नदियों के, अभी हमने बताया कौन कौन? सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र, ये गिरती थी इसमें ही। इस तरह से जो भी नदियां थी, पठारी प्रायद्वीपी जो नदियां थी वो भी इसमें गिरती थी, और ये भी गिरती थी। हुआ क्या, एक बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा हलचल हुआ कि ये दोनों प्लेटें, कौन कौन? यूरेशियन प्लेट और एशियन प्लेट आपस में टकराई, और टकराने के फलस्वरूप इसका मलबा, जो इसमें मलबा था सागर में, जिसको कहते हैं ज़्यादा गाढ़ा होता गया पानी, और जो भी दोनों प्लेटों के मलबे थे इसी में गिरते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों प्लेटें आपस में टकरा गईं और सागर का तल ऊपर उठ गया, और मलबा उठकर कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। और इसी मलबे को जो ऊपर आया, इठे हम लोग क्या नाम दिए? हिमालय नाम दिए। क्या नाम दिए? हिमालय नाम दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले क्या था? तो आपका आंसर होगा टीथिस सागर या टीथिस भू सन्नत। क्या थी? टीथिस भू सन्नत थी। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि
हिमालय बाद में आया, अर्थात सागर जहाँ पहले था आज वहाँ क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय है। तो क्लियर हो गया होगा कि 33 भूसन्नत के स्थान पर वर्तमान समय में क्या है, हिमालय है। क्या है, हिमालय है। तो इस तरह से जब हिमालय आया, हिमालय हो गया, तो जो नदियाँ निकली वो हिमालय से निकलने लगी, इसीलिए उसे हम हिमालयी अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमालयी अपवाह कहते हैं। लेकिन ये सिंधु सतलज हिमालय की उत्पत्ति जब हुई, तो ध्यान दीजिए एक बात और, जब हिमालय आ गया तो हिमालय के बाद बहुत सी नदियां आईं, और हिमालय जब बीच में आ गया तो हिमालय को काटकर, मान लीजिए ये हिमालय को काटकर अपना मान लीजिए नदी आ रही है तो जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ऐसे घूम के चली जाती थी। या नदी कोई ऐसे जा रही है तो इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन घूम के ऐसे चली जाती थी। मान लीजिए इधर से कोई नदी आ रहा है, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन रास्ते ऐसे चली जाती थी। ऐसे नदियाँ चली जाती थी। लेकिन सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी नदियाँ थीं कि यदि इनके रास्ते में पहाड़ भी आ गया तो इन्होंने क्या किया, पहाड़ को काट कर अपने रास्ते को बरकरार रखा, अर्थात पूर्वत रखा। क्या रखा, पूर्वत रखा। इसीलिए सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं। तो आपको बता दें, सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र नदी को पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। कौन नदी, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती नदी क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी लोग गंगा मार देते हैं, तो गंगा मध्य पूर्ववर्ती में आती है। पूर्ववर्ती नदी में मात्र 3 नदियां हैं। कौन कौन, सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी में कौन कौन हो गई, सिंधु सतलज तथा ब्रह्मपुत्र। क्लियर। तो ये अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हिमालयी अपवाह तंत्र या हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालयी नदी तंत्र पहला हम लोग पढ़ेंगे, हिमालयी नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में हिमालय उसके इर्द गिर्द से निकलने वाली नदियां थीं, वो हुआ। अभी देखिए, जो आपको बता दें, हमने बताया कि हिमालय से ये नदी अपना रास्ता बनाए, पूर्ववर्ती नदी है। लेकिन मान लीजिए नदी जाते जाते यहाँ काट कर कोई गड्ढा बना दी, क्या बना दी, गड्ढ बना दी, तो काट कर एक करार वाली एकदम ऐसे गड्ढा हो गया, बीच में ऐसे दोनों तरफ जैसे लगेगा पहाड़ है, तो इसे गार्ज कहा गया। क्या कहा गया, गार्ज। क्या कहता है, गार्ज। कहने का तात्पर्य, नदियों ने बृहद हिमालय को काट कर और एक खड्ड का निर्माण किया। खड्ड, इसको क्या कहते हैं, खड्डा, खड्डा। और इस खड्ड का निर्माण किया, और इसी खड्ड को क्या कहा जाता है, गार्ज। क्या कहा जाता है, गार्ज। जैसे सिंधु गार्ज नाम सुने होंगे, सिंधु गार्ज जम्मू कश्मीर में, सिंधु गार्ज। इसी तरह से है शिवकिला गार्ज हिमाचल प्रदेश में, वो कोरबा गार्ज अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और इसी तरह से शिवकिला गार्ज जो है वो सतलज नदी बनाती है। कौन बनाती है, सतलज नदी। अर्थात देखिए ये गार्ज, सिंधु गार्ज नाम से ही स्पष्ट है, कौन बनाता है, सिंधु नदी। कौन नदी, सिंधु नदी। उसके पश्चात शिवकिला गार्ज, शिवकिला गार्ज, शिवकिला गार्ज। शिवकिला गार्ज कौन बनाती है, सतलज नदी। कौन नदी, सतलज नदी। फिर कोरबा गार्ज, कौन, कोरबा गार्ज बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन, ब्रह्मपुत्र नदी।
तो ये नदियां हैं, ये अपना गार्ज बनाती हैं। अब ये भी जान लें ये गार्ज है कहाँ, तो देख लीजिए ये है जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये है हिमाचल प्रदेश में। कौन? सिपकीला, हिमाचल प्रदेश। और कोरबा गार्ज जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए आप जान गए सिंधु गार्ज, सिंधु नदी, ठीक, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। सिपकीला गार्ज सतलज नदी किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कोरबा गार्ज ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ये जो खड्ड बना देती हैं नदियाँ, काटकर उन्हें गार्ज की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? गार्ज की संज्ञा दी जाती है। अब हम लोग हिमालय नदी तंत्र में पढ़ने चल रहे हैं, हिमालय और उसके इर्द गिर्द से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। कौन नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। तो ये हिमालय नदी तंत्र हो गया, उसमें एक नंबर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु रिवर सिस्टम। सिंधु रिवर सिस्टम अर्थात इसमें हम लोग पढ़ेंगे या कि सिंधु नदी और सिंधु नदी के इर्द गिर्द से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, अर्थात हम लोग इसमें पढ़ते क्या हैं कि 4 चीज़ें, मुख्य रूप से 5 चीज़ें देख लीजिए। पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि नदी का नाम, एक चार्ट हम लोग देखेंगे और उसी चार्ट के द्वारा हम लोग 4 चीज़ें जान जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नदी का नाम, नदी का नाम। फिर हम लोग देखेंगे उद्गम, उद्गम मतलब कहाँ से निकलती है। उद्गम के बाद हम लोग देखेंगे लंबाई। क्या देखेंगे? लंबाई किलोमीटर में। किस में? किलोमीटर में। लंबाई के बाद देखेंगे हम लोग कहाँ जाके मिलती है, अर्थात संगम। और संगम के बाद हम लोग देखेंगे सहायक नदियाँ। कौन? सहायक नदियाँ। यदि हम चार्ट के द्वारा तैयार करें तो हम देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से आपके पास ये मिल जाएगा। आपको पीडीएफ के माध्यम से ये भेजा भी जाएगा मुख्य मुख्य नदियों का, और इस तरह से हमको तैयार हो जाएगा। तो सिंधु नदी तंत्र में आप देखिए नदी का नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। उद्गम कहाँ है? मानसरोवर, अभी नाम लिए ही थे, मानसरोवर। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत, ऑक्युपाइड बाय चीन। तो तिब्बत से। लंबाई कितनी है? 2880। कितनी है? 2880। और इस 2880 में आपको बता दें भारत में इसकी जो लंबाई है वो है 709 किलोमीटर। तो 2880 टोटल किलोमीटर तो लिखा ही है। संगम कहाँ जाके गिरती है, मतलब कहाँ मिलती है, तो आंसर होगा अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। अब मुख्य इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी कौन कौन सहायक नदियां हैं। अक्सर ये परीक्षा में पूछ देता है। कुछ प्रमुख नदियों को तो हम लोग जानते हैं, लेकिन सबको नहीं जानते। तो उन प्रमुख नदियों को जानने के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि हम उनको जानें कि जैसे रावी, ध्यान दीजिए, रावी, सतलज,
ब्यास, चेनाब, झेलम, ये तो 5 नदियां हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे है जास्कर, गोमल, जास्कर, गोमल, इसकी सब सहायक नदियां हैं। गोमल, श्योक, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योक नदी पूछा भी है भाई। श्योक, शिगार, कौन? शिगार, श्योक, शिगार, और शिगार, इसके बाद काबुल, काबुल, गिलगिट, कौन? गिलगिट का नाम अक्सर सुनते हैं। गिलगिट, भारत पाकिस्तान का जब मामला सुनने में आता है, भारत चीन, तो गिलगिट की बात आती है। काबुल, गिलगिट इत्यादि नदियां हैं। तो ये है कौन नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी है, और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। और कहाँ? अरब सागर। सहायक नदियाँ देख लीजिए, रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, जास्कर, गोमल, श्योक, शिगार, काबुल, गिलगिट इत्यादि। ठीक, तो इतना कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा इन नदियों का नाम, खास करके यह श्योक नदी, जास्कर, गिलगिट, ये जो पूछे जाते हैं। बाकी तो आप याद करें, हर किताब में मिलेगा आपको, क्या? रावी, सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम। लेकिन ये जो मैंने बताया, जास्कर, श्योक, गिलगिट, कुछ किताबों में मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, खोजने पे मिलेगा। लेकिन हम यहाँ आपको बता भी रहे हैं, और ये चीज़ें आपको पीडीएफ के माध्यम से दी जाएंगी, तो आप इसको पढ़ लेंगे और इतना तैयार रखेंगे तो शायद ऑप्शन जो भी आए कि पूछता है ना कि निम्न में कौन किसकी सहायक नदी नहीं है, या निम्न में कौन इसकी सहायक नदी है, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसकी क्या है? सहायक नदी है। क्लियर? तो ये था किसके बारे में? सिंधु नदी के। अब सिंधु के बाद हम लोग देखेंगे सिंधु के बाद हम लोग देखें सतलज के। सतलज कौन नदी? सतलज। देखिए इसका भी उद्गम कहाँ से? मानसरोवर। मानसरोवर के निकट राकस ताल से। किस ताल से? राकस ताल से। कहाँ से? सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के निकट से। कहाँ से? राकस ताल से। और इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर। कितनी? 1500 किलोमीटर। कहाँ जाके मिलती है? तो चिनाब नदी में। किस नदी में? चिनाब नदी में। किस नदी में? चिनाब नदी में। और इसकी सहायक जो नदियां हैं, ब्यास, स्थिति तथा वशपा। व्यास, स्थिति तथा वशपा। कौन? ब्यास, स्थिति तथा वशपा। अब देखिए, अभी हमने देखा एक जगह और ब्यास आया था, सिंधु नदी की भी सहायक नदी। तो ध्यान दीजिएगा कि एक नदी एक नदी कई नदियों की सहायक हो सकती है। सपोज दैट, मान लीजिए ब्यास नदी ऐसे बहते जा रही है, तो यहां पर सिंधु से टच हुआ, तो सिंधु से जाके मिल गई, तो सिंधु की सहायक हो गई। यहां पर मान लीजिए जा करके यह सतलज से मिल रही है। किससे मिल रही है? सतलज से मिल रही है, तो इसकी सहायक नदी हो गई। तो आपको एक कंफ्यूज मत होइएगा, एक नदी कई नदियों की सहायक नदी हो सकती है। जिस से मिलेगी, जो नदी में ये पानी, इसका पानी मिल जाएगा, वो उसकी क्या हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से ये सहायक नदी कभी कंफ्यूज मत, ब्यास उसकी भी सहायक, इसकी कैसे सहायक हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि क्लियर है, जहाँ जहाँ पर मिलेगी वो उसकी क्या हो जाएगी? सहायक नदी हो जाएगी। अब आता है ब्यास नदी। कौन नदी? ब्यास।
ब्यास के बारे में। तो ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा। कहाँ से? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, कांगड़ा, कांगड़ा घाटी। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा घाटी कहाँ से? रोहतांग दर्रा कांगड़ा घाटी से निकलती है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। लंबाई कितनी है? तो 700 कितनी है? 625 किलोमीटर। कितनी? 625 किलोमीटर। संगम कहाँ जाके मिलती है? तो सतलज नदी में। कहाँ पर? सतलज। किस नदी में? सतलज नदी में। और कौन कौन इसकी सहायक नदी है? तो ध्यान देना है, पार्वती, हुरला, हुरला, तीर्थम। कौन कौन है? पार्वती, हुरला, तीर्थम। पार्वती नदी, हुरला और तीर्थम। ध्यान दीजिएगा, इन नदियों को नाम याद रखिए क्योंकि आप अक्सर याद नहीं रखते हैं। तो ब्यास का मतलब नहीं है, संगम तो आप याद रखेंगे, रोहतांग दर्रा से निकलती याद रखेंगे, लेकिन आप सहायक नदियों को भूल जाते हैं। हमने बताया ना बहुत सी नदियां हैं, तो ये नदियां हैं पार्वती, हुरला और तीर्थम। देखिए, पार्वती एक ऐसी नदी है जो दिल्ली को सर्वाधिक पीने योग्य पानी इसी नदी से प्राप्त होता है। किस नदी से? पार्वती नदी से। आगे हम आपको बताएंगे कुछ नदियों के बारे में विशेष चीज़ें, तो उसमें बताएंगे पार्वती नदी कई राज्यों को पानी देती है और दिल्ली राज्य को, जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को, संघ शासित क्षेत्र को आधे से अधिक पीने योग्य पानी की उपलब्धता कहाँ से होती है? पार्वती नदी से होती है। किस नदी से होती है? पार्वती नदी से होती है। उसके बाद है आपका ये रोहतांग दर्रा से हो गया। उसके बाद एक और देख लीजिए, रावी। कौन? रावी, ये भी रोहतांग दर्रा से। कहाँ से? रोहतांग दर्रा। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। इसकी लंबाई है 720। कितनी है? 720। संगम क्या है? चिनाब नदी। कौन नदी? चिनाब नदी। सहायक नदी में कोई भी सहायक नदी उपलब्ध नहीं है, तो अच्छी बात है, कोई सहायक नहीं है तो याद नहीं करना हमें। क्यों भाई? तो याद भी नहीं करना है, तो इसलिए इसको झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अब है झेलम। झेलम आप जान रहे हैं, झेलम नदी का जब समझौता भी है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा, ये सब झेलम नदी विशेष रूप से इम्पॉर्टेंट है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? शेषनाग झील से। कहाँ से? शेषनाग झील। शेषनाग झील कहाँ है? पीर पांजाल। कहाँ है? पीर पांजाल। और पीर पांजाल कहाँ है? तो आप जानते हैं बृहद हिमालय में, अर्थात जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। कहाँ? शेषनाग झील, पीर पांजाल कहाँ से? जम्मू कश्मीर। और जो इसकी लंबाई ज़्यादा है, 1180 किलोमीटर है, और इसका भी संगम कहाँ है? चिनाब नदी में। कहाँ है? चिनाब नदी में। इसकी भी कोई सहायक नदी नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किस नदी तंत्र के बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गंगा नदी तंत्र। कौन नदी तंत्र? देखिए, हिमालय नदी तंत्र में 3 मुख्य रूप से पढ़ना है। एक आपने देखा, कौन? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बाद 3 नदी तंत्र पढ़ना ही पढ़ना है आपको। एक तो सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र। कौन? गंगा नदी तंत्र। गंगा रिवर सिस्टम। और तीसरा है गंगा रिवर सिस्टम का
के बाद ब्रह्मपुत्र, कौन? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये 3 नदी तंत्र मुख्य रूप से हमको पढ़ना होता है। किसमें? हिमालय नदी तंत्र में। तो हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिटेल देखें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अर्थात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गंगा नदी तंत्र के बाद, उसके बाद हम लोग कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की तंत्र। आप जान रहे हैं गंगा के बारे में, गंगा भारत की एक पवित्र और धार्मिक नदी भी है। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गंगा के बारे में और कुछ खासियत है, गंगा कितने राज्यों से होकर बहती है। आप एक खासियत और है गंगा के बारे में कि गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने सबसे लंबी नदी है। कौन है? सबसे लंबी नदी है। टोटल लंबाई इसकी भारत से उत्पत्ति भी होती है और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी किससे मिलती है, कहाँ संगम होता है? तो आप जब जानते हैं बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से ये गंगा नदी तंत्र का, और गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा है और बहुत डिटेल है उसके बारे में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो एक बात जान लीजिए कि इस नदी तंत्र में, इस जो नदी तंत्र आप पढ़ रहे हैं, इस नदी तंत्र में ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि नदी में 5 चीज़ें आपको ध्यान रखना। नदी का नाम, उद्गम, लंबाई, संगम और सहायक नदी। उसमें से मुख्य रूप से आप सहायक नदी और उद्गम, कौन? सहायक नदी और उद्गम को आप डिटेल और अच्छी तरह से याद रखिएगा, और इसको बार बार जब आप पढ़ते रहेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।